बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, जिनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है अगर इसको वाज़े अक्सरियत आवाम देती है, पाकिस्तान को हम मुश्किलात से निकाल लेंगे। मुआशी मुश्किलात का हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। इनके बयान में ये भी कहना था कि हम रोज़गार मुहैया करेंगे और गुर्बत का ख़ात्मा भी करेंगे इंशाअल्लाह। बजट खसारा कम करना ही हमारी तरजीहात में शामिल है। तारीख गवाह है कि आवाम को महंगाई से निजात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही दिलाती है और आइंदा भी दिला सकती है। ये जो मुआशी हवाले से बात कर रहे हैं, मुल्की मुआशी खुद इन्हिसारी और महंगाई से निजात के लिए आवाम हमें वाज़े अक्सरियत दे, ये डिमांड कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ। अब आवाम क्या वाकई मुस्लिम लीग नून पर एतमाद देगी या नहीं देगी, और आवाम का वोट बैंक किस तरफ जाएगा नहीं जाएगा? मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही है कि मुल्की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने का एजेंडा सिर्फ हमारे पास है, हमारे पास ही वो फार्मूला है कि जिसके ज़रिए मुल्क की मईशत बहाल हो सकती है, बेहतरी की जानिब जा सकती है। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन ले लेते हैं और ये भी जानेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो दावे कर रहे हैं कि हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो हम रोज़गार मुहैया करेंगे, गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, और तारीख़ गवाह है कि हमेशा से मुस्लिम लीग नून ने ही गुर्बत का ख़ात्मा किया है। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची ज़ाहिर सईद साहब मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क की मुआशी जो है वो सूरत हाल बेहतर सिर्फ और सिर्फ नून लीग बना सकती है, महंगाई को ख़त्म कर सकती है, आवाम को रोज़गार फराहम कर सकती है, हमें वाज़े अक्सरियत दे आवाम तो हम ये सब काम कर देंगे। सर, क्या कमेंट करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन का साल है और इलेक्शन से पहले आपको पता है कि पार्टियों के झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, रियाकारी जो होती है वो अरूज पे होती है, एक टॉप के ऊपर होती है। आपने कहा कि वो कहते हैं हम PMLN गुर्बत से निकाल सकती है, और ठीक कहा, PMLN जो है वो उन्होंने उनको अपनी फैमिली की गुर्बत से निकाल दिया। क्योंकि एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मैं तो, मेरे वाले साहब तो बड़े वर्किंग क्लास के थे, तो उनकी वो अपना नवाज शरीफ ने कहा कि जी वो तो पैदाइशी अमीर थे, और इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने देखा। उनकी नवाज शरीफ की बेटी ने कहा कि मेरे पास तो लंदन के फ्लैट्स नहीं है, फिर पता ये चला कि फ्लैट्स उनके नाम पे है। तो इनका जो शख्सी चेहरा है और जो पार्टी के अंदर जो बुनियादी चेहरा है वो हर शख्स को पता है। दूसरे के बाद माशियात जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस करती है। मैं अगर कह दूं कि जी आप कोई इंसान 10 रुपए कमाता है और वो खर्चा अगर 30 रुपए का कर रहा है तो 220 वो उसको किसी लफाजी से कवर अप नहीं कर सकता ऐसे ही। और अगर आपको पता है कि 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है शहबाज शरीफ पे, और जिस दिन उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था उसके 3 दिन बाद उनके ऊपर वो कदगन लगे, वो उनको ऊपर इंडिक्टमेंट होने वाली थी। फिर उसको बिल्कुल ये भी कहा गया कि किस तरह उनके मरे हुए लोगों के अकाउंट में पैसे गए, किस तरह उनके बेटों ने पैसे ट्रांसफ़र किए। फिर लंदन में एक चीज़ फ्लड रिलीफ के हवाले से भी आई। तो ये वो बैकग्राउंड है उनका जो आप जानती हैं। तो अगर इस बैकग्राउंड, अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसमें हम स्टैटिस्टिकली जा सकते हैं, GDP पे भी जा सकते हैं, कर्ज़ों पे भी जा सकते हैं, डाइवो के कमीशन पे भी जा सकते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ों के कमीशन पे जा सकते हैं। तो लेकिन वो चूँकि टाइम कम है तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि PDM की 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी जिसमें इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर था, अब ये कहते हैं कि जी हम कर्जों से बाहर निकाल देंगे, रोजगार दे देंगे। वो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि जी आज जो डॉलर में कमी हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है। यानी आप तजाद देखिए, पर्सनैलिटी का तजाद देखिए कि वो शख्स जब अपनी चेयर पे था वो डॉलर की कीमत नीचे नहीं लेके आ सका, बल्कि ये कहता रहा कि जी डॉलर की कीमत इसलिए ऊपर जा रही है कि डॉलर स्मगल हो रहा है। अगर वो अपने टेन्योर में ये कह रहा था एज फाइनेंस मिनिस्टर के स्मगल हो रहा है, तो इट मींस ही वाज आल्सो इन वन ऑफ द इन्वॉल्वड इन द स्मगलिंग, या स्मगलिंग से बत्ते आ रहे थे। तो बात यह है कि जो माजी है, और माजी में पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां पहुंचा था? $3.9 बिलियन। ठीक, आपका फॉरेन रिजर्व आप दौरे और 100 हुए थे, उनके खर्चे अलग थे जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे थे। तो बात यह है कि जो माजी की परफॉर्मेंस है, अब लोग अगर इस पे बिलीव करें तो ये और बात है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता कि लोग इनको किस, लेकिन ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे कोई जी होश शक
अकल रखने वाला शख्स इस चीज से इनकार नहीं कर सकता। सही। आसमान के जमीन के तालाबे मनाने हो तो आप मना लें तालाबे, आप कहिए हम आके दूध की नहरें बाएंगे, जो रावी है उसके अंदर हम दूध फेंक देंगे, जो अपना लाहौर के इक़्तिदार में अंदर मुस्लिम कनाल लीग जा नून रही है आती उसके है अंदर हम तो फिर शहद फाइनेंस फेंकेंगे। मिनिस्टर तो इसहाक डार साहब भी होंगे सर। हाँ, तो फिर आप उनकी परफॉर्मेंस देखती हैं ना, आपने क्या कहा, उन्होंने, आपको याद है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, उसमें भी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि हमने तो स्टैटिस्टिक उसमें फिगर्स फर्ज किए हैं, उसके सही। बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी किधर गई थी। तो बात ये है कि ये वो चीजें हैं जो आप 1+2+2 4 करके प्रूव कर सकते हैं। अब भीख मांगनी ये कि जी आप हमें अक्सरियत दे दे तो हम लोगों को रोजगार दिला दे, आप ये सोचिए पहले आपने कितनों को रोजगार दिलाया, सही। पहले आपने इकोनॉमी का आगे छोड़ा है, कितने कर्जे आपने लिए, क्या क्या कमीशन आपने खाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह हुई है, बाहर की चीजें, ये वो चीजें हैं जो मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आपको प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये हम सबके प्रोग्राम सामने है, में, बिल्कुल सर। पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स है, जो इकोनॉमिक्स, जो फाइनेंस डिवीजन की स्टैटिस्टिक्स एनुअली जारी होती है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट में मिल जाएंगी। बिल्कुल तो ऐसे ही। बात ये कि लोगों को करना होगा उस हकीकत पे जो हकीकत कागजों में एग्जिस्ट कर रही है। मुंह से बयान देने से तो चीजें नहीं, आप कल को कुछ भी कह देंगे जी अभी हम तो आसमान से तारे तोड़ के लाके लोगों के घरों में फेंक देंगे और रोशनी हो जाएगी और बिजली का बिल नहीं लेकिन देना ये पड़ेगा। बयानात हकीकत पर मबनी है या नहीं, ये हमें सोचना है। सर आपका ओपिनियन आ गया। मुज़ाहिर सईद साहब कंटिन्यू करेंगे सर आपसे। ये जो मुतफ़िका कौमी मौशी मंशूर की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, गो कि ये बड़ी जो है वो पावरफुल बात है और पावरफुल स्टेटमेंट है, लेकिन क्या दीगर सियासी जमातें भी मुतफ़िका तौर पर राज़ी हो जाएंगी और आपसी इख्तलाफात भुला के मुल्क की मईशत के लिए मिल बैठेंगी? देखिए, हर दफ़ा जब मुल्क बहरान का शिकार होता है, और देखते हुए आ रहे हैं, हमने तो जब से होश संभाला है देखा है मुल्क जो है वो शदीद बहरान के दौर से गुजर रहा है, हालात बेहतर हो जाएं, ये दुआएं और इस तरह के जुमले हम सुनते चले आ रहे हैं। तो बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हर पार्टी कोशिश ये करती है कि हम ये दावे करें, तो एक मार्केटिंग जो है ना कि एक टैक्टिक्स है नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की, कि हम तो चाहते हैं कि पूरी तमाम सियासी जमातें साथ उठ के बैठें, साथ बैठें, माशी हल निकालें। हकीकत यही है कि अगर साथ बैठेंगे तो ही हल निकलेगा, अदर देन एक जमात जो है वो किसी सूरत में हल निकाल नहीं सकती। ये एक नया जो है ना दोबारा एक एजेंडा लेके आ रहा है कि हम सबको साथ मिला के लेने चाह रहे हैं कि शायद पब्लिक इनको वोट दे दे। लेकिन मैं आपको भी बता दूं, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, अभी भी बता दूं कि आप इनकी आखिरी 16-18 महीने की कारकर्दगी देखिए ना, कितनी बुरी कारकर्दगी की थी कि 337 रुपए का डॉलर, 360 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा था। यहाँ कराची में, पाकिस्तान में डॉलर ही नहीं मिल रहे थे, डॉलर वहां पहुंच गया था, लोग कह रहे हैं वो जहाज में चढ़े, हवा में थे। हम उस वक्त मईशत की बहाली पर काम नहीं करते, हम तो दिवालिया होने से बचा रहे थे पाकिस्तान को, हमारा फोकस वहां था। नहीं, देखिए इन्होंने जो दावे किए थे कि हमें हुकूमत मिल जाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मईशत की बहाली बचाने में इनका किरदार है। तो ये आर्मी चीफ क्या कर रहे थे यहाँ पर, देखिए ना, अभी आर्मी चीफ की तरफ से जो एक फोरम बना के इसमें तमाम वज़राए आला मौजूद हैं, कर्जे भी रीशेड्यूल करा रहे हैं, इमदाद भी आ रही है, तमाम तर मामला जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आर्मी चीफ गैर सियासी आदमी है, लेकिन वज़राए आला निगरान हुकूमत जो फिर बेहतर तरीके से लेके चल रही है, उसको तो 18 महीने अभी नहीं हुए, तो इनसे बेहतर तरीके से लेके चल रही है। तो ये सब मार्केटिंग एक टैक्टिक्स है। शहबाज शरीफ साहब, मैं फिर वो 4 प्रोग्राम पहले मैंने एक बात कही थी, अभी फिर कहता हूँ कि जिस वक्त ये वजीर आजम थे, जो 18 महीने 16 महीने की इनकी कारकर्दगी थी, उस वक्त अवाम यही कह रही थी, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो वो यही कह रही थी। मैं अभी भी यही कहूंगा कि कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है उस 18 महीने की कारकर्दगी पे। अगर ये वोट मांगने जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे, इनके जो अहदेदार हैं वो जा रहे हैं मार्केट में, उनको जूते लग रहे हैं, पिट रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप वीडियो आ रही है, आप चीजों को देखें। तो ये बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से तायद करता हूं कि मार्केटिंग हरबें सिर्फ चाह ये रहे कि अवाम कल की बात को भूल जाए। लेकिन अब अवाम में इतना शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया इतना अवेयर कर देता है अवाम को कि वो अब चीजें नहीं भूलते। तो बहुत दूर है कि ये इलेक्शन में जो है वो एक पोजीशन ले सकें, हुकूमत बना सकें, तो बहुत दूर है। मेरे ख्याल में शायद पंजाब में भी इनकी हुकूमत बनना मुश्किल हो जाए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया गया, तो पंजाब में भी कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह से अवाम से कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत दें तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एटलीस्ट मुफाहमत की बात तो की जा रही है दीगर सियासी जमातों की जानिब, या फिर इत्तेहाद को जो है वो थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है। दीगर सियासी जमातें तो कुछ इस तरह के दावे करती नजर नहीं आ रही। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो सोलो फ्लाइट की बातें करती हुई दिखाई दे रहे हैं।
देखिए मफामत की पॉलिसी तो अगर देखा जाए कि माजरत के साथ कोई अच्छे उनकी कारकर्दगी नहीं है पीपल्स पार्टी की। आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी मफामत की है, तो ये कहना कि मफामत की अगर बात करेंगे तो हम साथ मिल जाएंगे, तो कर्ज उतारा मुल्क सवार लोग भूल जाएंगे, मॉडल टाउन वाला सानिया भूल जाएंगे। ये शहबाज शरीफ वजीर आला तो थे ना, जब देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, माशी सूरत को किस तरह कंट्रोल करेंगे मुझे पता है ना। लाहौर में हुआ था ना जहां हमला औरतों को मारा गया था, गुल्लू भट्ट नामी शख्स था, तो यही सीएम मौजूद थे ना उस वक्त, यही थे ना सर, इसके अलावा तो कोई सीएम नहीं था। तो कानून हो या मईशी सूरत हाल हो, नून लीग हल नहीं है। कर्ज उतारा मुल्क सवारों से लेकर ये 18 महीने की कारकर्दगी इस बात का मुंह बोलते सबूत है कि अब ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ठीक हो गया मुजाहिर साहब, जिस तरह से आप बात करें इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आरिफ चौधरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। आरिफ साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हम आवाम को गुर्बत से निकालेंगे, मौशी बेहतरी का हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है, जैसे शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं और इस पर कमेंट किया हमारे दोनों मेहमानों ने, और उनको यही लग रहा है कि 16-17 माह की जो कारकर्दगी है उसकी बेस पे आगे बेहतरी होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर अगर मुस्लिम लीग नून पर अवामी एतमाद नहीं आता तो फिर आवाम क्या करेगी, मुस्लिम लीग नून का सियासी स्टांस क्या रहेगा, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जितना शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये सलाहियत है कि वो ड्रामा कर सकते हैं और अपना किया हुआ काम, चाहे उनको नजर आ रहा हो लोगों को उनके अंदर बुराई, उसके साथ जिस तरह वो प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ऐसा मैंने तो एक पाकिस्तान में ऐसा सियासतदान नहीं देखा। और फिर सब कुछ कर गुजरने के बाद उनका झूठ जो बोलते हैं, वो जफर इकबाल का शेर है ना कि झूठ बोला है तो इस पे कायम भी रहे जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह। यानी वो इतने साहिबे किरदार है कि उन्हें ये भूल भी जाती है बात कि उन्होंने क्या कही थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आपको आटा दूंगा। अगले दिन उन्हें ये बात याद नहीं थी और यानी कुछ और ड्रामे कर रहे थे। बात यह है, मुझे अभी तक याद है कि जिस वक्त बार कौंसिल में, आप ये बहुत बात है 93-94 बात होगी, बुलाया इन्हें तो इन्होंने कमाल तकलीफ कहने के देखे। मैं हैरान होता हूँ कि सारी सहूलतें मॉडल टाउन के अंदर, डिफेंस के अंदर, और हमारी माएँ बहनें सड़कों पे खड़ी है, उनके लिए तो कोई इंतजाम ही नहीं है। मैं हैरान हो रहा था कि ऐसा शख्स है इसने खुदा की कहा है कि मॉडल सहूलतें खुद दे रहे, डिफेंस के खुद दे रहे और उसके बाद के खिलाफ कर। तो जहां तक लोगों का ताल्लुक है, मैं अपने दोनों साथियों से इत्तेफाक करता हूं, लोग बहुत अक्लमंद हो चुके हैं। वो इन्हें एक आंख नहीं देखना चाहते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को बर्बादी की इन गहराइयों तक पहुंचाने वाले ये वजह है कि लोग इतने, आप कह रहे हैं कि अक्लमंद हो गए हैं कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक डिमांड्स हैं, उन पर तो कोई बात नहीं करा। ना सेहत की बात हो रही है, ना तालीम की बात हो रही है, ना अच्छे मुस्तकबिल की बात हो रही है। बात हो रही है तो कारोबार में आसानी लाकर मुल्क की मईशत की बात हो रही है, जो कि लोगों को भी शायद पता है कि वो बेहतरी की जानिब नहीं जा सकती इतनी आसानी से। देखें, कारोबार इनका तो वो कहना है ना कि बादशाह हुकूमत करे या हुकूमत तजारत करे, यानी ताजर हुकूमत करे। यानी मतलब अगर आप ये समझें कि कोई ऐसा काम जिसमें लोगों को करना चाहिए, कारोबार जो है, तजारत जो है, उसमें अगर हुकूमत आपकी या सरबराह मुमलिकत पड़ जाएगा तो उसका नतीजा वही होगा जो अब हुआ है। हर चीज जिसमें कारोबार जो था वो आम आदमी ने करना था, कंपटीशन होना था, वहां शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे चले गए, नवाज शरीफ साहब और उनकी कौम सारी बेटे चले गए। तो मामला ये है कि इस वक्त लोगों को तो बिल्कुल इस चीज की भूल नहीं है। और मसला ये है कि जो आपने फरमाया था कि ये जी क्यों कह रहे हैं उनको सबको साथ लेके चलेंगे, उसकी वजह ये कि चूंकि ये करके आए हैं डील, और वो डील नजर आ रही है। सारे लोग बाकी जो आस लगाए बैठे थे कि हमारे ऊपर हुआ बैठेगी, हमें भी इसमें हिस्सा मिलेगा, वो है इनके साथ नाराज। तो अब उनको खुश करने के लिए जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है कि जनाब हम तो आपको साथ लेके चलना चाहते हैं, आओ मिसाके मैशत करें। उस वक्त इमरान खान के जमाने में भी यही कहते थे मिसाके मैशत, और उस मिसाके मैशत से मुराद ये है इनकी मैशत को जो खतरात से वो खतरात तो खत्म करें और वो जो केसेस है वो खत्म करें, उससे आगे चले। इनका और एजेंडा पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की मैशत लूटना को, इसके अलावा कोई नहीं, और अवाम इन्हें किसी बर्दाश्त करेंगे।
ठीक हो गया आरिफ साहब, आपका भी ओपिनियन आ गया। जरा बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या सियासी जमातें मुत्तफिका मुआशी मंशूर बनाने के लिए आपसी इख्तलाफात भुलाकर आवाम की खातिर मुत्तफिक हो पाएंगी? 43% को ऐसा लगता है कि ये सब मुमकिन है, जबकि 57% ऐसा नहीं मानते हैं। हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से, जिन्होंने एक तकरीब में ये बयान दिया कि नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक सही है। मजीद कहते हैं कि नैब को खौफ और हरासगी का तासुर दूर करना चाहिए, हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि फ्रॉड का लफ्ज़ हटाकर मुतासरा किया है, कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम को मुलजिम ना कहा जाए बल्कि रिस्पोंडेंट का नाम दिया जाए। नैब आपका मुहाफिज और मुआविन है, हम नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। ये जो स्टेटमेंट पास करें चेयरमैन नैब, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि हम नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे, दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि नैब के हवाले से अगर सुस्त रवि का तासुर दिया जाता है तो वो किसी हद तक सही है। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। मुज़ाहिर सईद साहब, ये सुस्त रवि की बात कर रहे हैं जो चेयरमैन नैब की, ये तासुर देना कि नैब सुस्त रवि का शिकार है, ये किसी हद तक दुरुस्त है, इसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? बिल्कुल, एक तो नैब सुस्त रवि का जो है वो चलती सुस्त रवि का शिकार भी है, इसके अलावा पॉलिटिसाइज भी किया तो नैब पॉलिटिसाइज भी है। ठीक है, सुस्त रवि का शिकार की छोटी सी मिसाल आपको साबिक वज़ीर आज़म है खाकान अब्बासी, उनकी दे देते हैं कि 5 साल से उनका केस चल रहा है। उनसे जब मीडिया बात करते हैं कहते हैं मुझे कम से कम ये तो बताएं कि मेरा केस क्या है। तो 5 साल उस बंदे को हो गए, ना उसको सज़ा हुई ना कुछ हुआ। 5 साल से एक इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी भी होती है, तो वो भी डिस्टर्ब है। अदालतों के चक्कर लगाना आना, अभी तक पता नहीं क्या होगा, फैसला किधर जाएगा, तो सुस्त रवि का तो शिकार ही हो गया। अब चेयरमैन नैब जो बयान दे रहे हैं ना, तो वो इस बात का खुद कह रहे हैं कि नैब पॉलिटिसाइज है, कि नैब सुस्त रवि का शिकार है, नैब हमें इनको पकड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये पिछले जो नैब पकड़ते रही है वो फिर वो लोग वो नहीं थे, विक्टिम नहीं थे, पॉलिटिकली तौर पर जो है लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ तहकीकात की गई। फिर दूसरा आप ये देखिए ना कि लोगों पे फर्द जुर्म आयद हुए, सब कुछ नैब ने किया, उसके बाद वो आगे सियासत में बैठे हुए। तो नैब तो मुकम्मल तौर पे ये बात अपने अमल से जाहिर कर दी है कि वो सियासी इदारा बन चुका है। नैब एक न्यूट्रल इदारा है ही नहीं। नैब की तहकीकात मुकम्मल तौर पे सियासी होती हैं। आप देखिए ना, केसेस वापस ले रहे हैं नैब, जिन पे फर्द जुर्म आयद हो गया, जिन पे मामला होंगे, बाहर से आ गए, सब मामला हो गए, कोई सेनेटर दोबारा बन गया, कोई वज़ीर ख़जाना दोबारा बन गया, उसके बाद जो है वो केस वापस लेना शुरू कर दिए। तो मैं तो जो पढ़ता हूँ अखबारों में, उसकी तरफ से बस ये बात कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से नैब एक सियासी और सुस्त इदारा है। अच्छा, जिस तरह से मुज़ाहिर सईद साहब आप कह रहे हैं और चेयरमैन नैब ये कह रहे हैं कि हम नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि इसको प्रोफेशनल इदारा बनाने के लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी इस्लाहात, बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? अभी जब हम देखते हैं तो नैब के किरदार पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं, उनके जवाबात कौन लेकर आएगा? क्या चेयरमैन नैब उन सवालों के जवाब दे पाएंगे? नैब के किरदार पर जितने भी धब्बे हैं उनको मिटा पाएंगे? देखिए ना कि नैब की मौजूदा चेयरमैन ही रहते कितने अर्से पहले, तो ये एक सवाल है। देखिए, सियासतदान में भी ये होता है कि अगर इमरान खान को 10 साल की हुकूमत मिलती तो तनाजुर इस मुल्क के कुछ और होते, या इसी तरह किसी एक आदमी को जिस तरह इस मुल्क का हाल हो चुका है, अगर हुकूमत थोड़ी दो टेन्योर मिले ना तो मामला किसी हद तक बेहतर जा सकते हैं। 5 साल में कोई इस मुल्क की गंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता। इसी तरह नैब के अगर मामला को देखें, नैब का चेयरमैन तो वक्त के साथ फ़ौरन बदल जाता है। अब ये चेयरमैन नैब बयान तो दे रहे हैं, अब इनसे ये तो पूछ लें आप कितने अर्से तक हैं यहाँ पर? क्या इलेक्शन के बाद ये हुकूमत अगर बनती है तो क्या वो आपको यहाँ रखेगी, या कोई दूसरा बंदा आएगा, चेयरमैन नैब कोई और हो जाएगा? तो मामला इस तरह से हैं कि जब तक नैब का चेयरमैन खुद पॉलिटिसाइज नहीं होगा और एक न्यूट्रल बंदा होगा, इसके अंदर नए रिफॉर्म्स आएंगे, भर्तियां कुछ इस तरह की होगी जो दूसरे इदारों से ना आए हुए लोग इसमें भर्ती किए जाएं, तो किसी हद तक इसको ले जाया जा सकता है कि सियासत से थोड़ा दूर हो जाए। अदरवाइज अगर इसी तरह रिपीटेशन हुई, गवर्नमेंट बदली, नैब का चेयरमैन बदला, तो मामला वैसे ही रहेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, ठीक हो गया। मुज़ाहिर सईद साहब, जिस तरह से आपने अपना ओपिनियन शेयर किया, ब्रिगेडियर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे हम। नैब के किरदार को बेदाग करना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, इसमें रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की ज़रूरत है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को दोबारा से मेरा ख्याल है कि ये पोलिटिसाइज ना हो, इससे बचने के लिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे काम की ज़रूरत है। क्या सियासी जमातें ये अलाउ करेंगी कि नैब रिफॉर्म्स हो पाएँ? क्योंकि सियासी जमातों की जानिब से तो नैब को बंद करने की बातें की जा रही हैं। बात यह है कि इंडिया में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आती। इलेक्शन कमीशन बजाते खुद इतना पावरफुल है कि वो इलेक्शंस के प्रोसेस करता है और उसके कहना जो है इक्वल है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खुद मुख्तार अदारा बनाया। अब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कराओ, तो वो कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं कराना, वो अपनी मर्जी से चलते हैं।
तो बात ये कि क्यों करते हैं, इस साफ जाहिर है पीछे से कोई उनको वो बाकी लोगों के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं। नैब जिस वक्त तक, जैसे बज़ाहिर साहब ने कहा, नैब जिस वक्त तक पॉलिटिकल डिक्टेशन में इन्वॉल्व रहेगा, ये कभी अदारा फॉल हो नहीं सकता। ये नहीं कि नैब तेजी से काम नहीं कर सकता, नैब ने बहुत दफ़ा तेजी से काम किया। अभी केसेस चल रहे हैं जिन पे नैब तेजी से काम कर रहा है। अभी नवाज शरीफ का केस लगा था, उन्होंने जाके कह दिया जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब रेफरेंस फाइल करें, हमने तो रेफरेंस फाइल करना ही नहीं था। तो वो तेजी में केस वो ख़त्म हो गया, सज़ा माफ़ हो गई। तो यहाँ पे असल में बात है चॉइस की, पॉलिटिकल चॉइस। एंड उससे पॉलिटिकल चॉइस से पीछे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो अपने एडवांटेज गेन करना चाहती है। अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीएम की गई है, उसने नैब को टूथलेस बनाना था, उसने नैब को टूथलेस बना दिया। उन्होंने सारी अमेंडमेंट्स कर दी, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा केसेस विड्रॉ कर दो, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट खत्म कर दो, ये कर दो। अभी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, उन्होंने कोई चीज़ की, जो उन्होंने चीज़ें कही थी वो अभी तक नहीं चली। तो जिस वक्त आप चीज़ों को पर्सनल दायरे इख्तियार में रखेंगे, और वो पर्सनल दायरे इख्तियार कोई एक इंडिविजुअल से ताल्लुक नहीं रखता, वो बहुत सारे इंडिविजुअल से ताल्लुक रखता है, वो बहुत सारी डिक्टेशन से ताल्लुक रखता है, वो बहुत सारे प्रेशर से ताल्लुक रखता है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिस हद तक इसको फॉल नहीं होने देंगी, इसलिए कि जो केसेस अभी उनके पास पड़े हुए ज़्यादातर, अगर आप उनका अंदाज़ा लगाएंगे तो वो अभी के नहीं पड़े हुए, पिछले 10 साल से वो केसेस पड़े हुए। अगर वो हल नहीं हुए तो उसका तो मतलब है कि मैं सोच सकती। ये दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नैब की, जो उन्होंने, उन लोगों ने खुद कहा, और हमारे एक जनरल तासुर आपने देखा ये भी उभरा कि जो नैब की भट्टी से निकल गया वो दुलदुला के सामने आ गया, और उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे तो अब उन्होंने छोड़ दिया है, तो मैं तो सादिक और अमीन हूँ। तो बात ये कि इसके लिए बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जिस वक्त तक हम अगर स्ट्रक्चरल, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है नैब तो कर लेगी, लेकिन उसके पीछे उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। तो क्या सियासी हुकूमत ये चाहेगी कि नैब एक ताकतवर अदारा बने? सियासी हुकूमत की आप देख लेना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में कौन सा अदारा मौजूद होता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक होती है जो आपकी अपना, हर गवर्नमेंट के पास स्पेशल जो अपना जो इन्वेस्टिगेट करती है मनी मैटर्स को, क्या एक डिपार्टमेंट है पुलिस के अंडर। तो वो क्या वो वही करता है जिसकी उसको चीफ मिनिस्टर या चीफ अपना उनके पास डिक्टेशन आती है, वो गलत हो सही हो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि नैब बजाते खुद जिस वक्त तक उसको आपको लीगलाइज, पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट, उसके बाद उसको कानून की सपोर्ट, और जिस वक्त पॉलिटिकल कमिटमेंट के अंदर नहीं आएगी कि हाँ पॉलिटिशियंस करप्शन, चाहे वो करप्शन किसी की भी हो। अब हम ये बात नहीं कर रहे कि पॉलिटिशियन ही करप्शन है, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सारों को एक मेरिट पे जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे और उसके पीछे एक विल नहीं होगी, उस वक्त तक तो फिर जो चेयरमैन नैब ने कहा वो ठीक कहा है। जैसे मुजाहिर साहब ने कहा था कि अब ये पता नहीं कि चेयरमैन नैब खुद कितने अरसा रहेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद फिर कौन सा अपना हुकूमत अपनी मर्जी का चेयरमैन लाएगी या क्या करेगी। तो ये बहुत सारी पिटफॉल्स हैं जिसके जरिए लगता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है उसको लोग स्ट्रेंथन नहीं चाहते। अब देखिए ना, ये बयान दे देना कि 50 करोड़ से कम का केस जो है वो आप इन्वेस्ट, ये 50 करोड़ से कम पैसा है, अभी क्यों दिया गया? फिर जब इस किस्म के लॉज बनेंगे कि 50 करोड़ से कम से नहीं, 50 करोड़ तो आप बताइए, कारकर्दगी पे बहुत सारे सवालात उठेंगे। सर आपने अपना ओपिनियन शेयर किया। आरिफ चौधरी साहब, एक जानिब चेयरमैन नैब ये भी कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म अवामी मुहिम जो है वो हम उसका आगाज़ करेंगे और लोगों के अंदर आगाही डेवलप करेंगे, जो अवाम के नुमाइंदे इसमें हिस्सा लेंगे वो नैब के एम्बेसडर बनेंगे। आपको लगता है नैब के एम्बेसडर्स जो इनके हवाले से चेयरमैन नैब बात करें, ये इतने पावरफुल होंगे, ये इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि ये नैब को पॉलिटिसाइज होने से रोक सकेंगे? माजी में भी ये हुआ कि ये लफ्ज जो है ना उस पे ज्यादा यकीन रखते हैं, काम पे कोई नहीं रखता। आपको याद है पिछले दौर में नैब के चेयरमैन ने कहा कि हाँ केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। लेकिन फिर लोगों ने ये भी देखा कि वो फेस से लेकर कहाँ तक सब कुछ देखते हैं। और इसके बाद दूसरी बात, अभी नवाज शरीफ की असल में ये सारे लोग मानने वाले हैं, ये जो इस तरह के लोग हैं नैब वाले भी, उनका फलसफा ये था कि काम कोई ना करो, बस इस तरह के नारे देते। जो आपको याद होगा उन्होंने कहा, नारा एक यूज करवाया, रिश्वत लेना जिसका काम, जलील कमीना उसका नाम। अब एक बंदा गया अफसर के पास काम करवाने के लिए, वो अफसर खड़ा हुआ, उसने अपना तारफ करवाया
के बंदे को जलील कमीना कहते हैं और अपने काम के लिए इतने पैसे दे दो। बात यह है कि इस तरह ये जो करने की कोशिश करते हैं ना लफ्जों की, इन लफ्जों से आप किसी मुल्ज़िम को रिस्पोंडेंट कहें, किसी को कुछ चोर को कहे कि ये गीबत करने वाला है, यानी पीठ पीछे बुराई करता है, जब कोई सो रहा होता है तो कोई चुप करता है, ये चीजें इससे काम नहीं बनता। हालत तो आपकी ये है, जिस तरह मेरे दो दोस्तों ने कहा कि आपने आते ही आप बड़ी जल्दी है पूरा लोगों को छोड़ने के तो आपने कमाल कर दिया। इतने सालों में जो केस बने थे, इन्वेस्टिगेशन पे इतनी लागत आई इस मुमलकत खुदादाद की, उसके आपने माजी में भी ये ऐसा हुआ एहतसाब जब बना, वो जो एहतसाबुर रहमान जिसे कहते थे सैफुर रहमान वाला एहतसाब, उसने भी ये किया कि केसेस में पैसे जो थे लोगों को बांटे और कुछ वकीलों में बड़े बड़े वकीलों ने लिए, कुछ किसी अफसरों ने लिए और बिल मिला के आपने पैसा कौमी खजाने में कोई नहीं आया, सारे के सारे जो थे वो दूसरे इस तरह के लोग जो मदारुल माम थे उनके पास चला गया। तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि नैब वाला इदारा जो है वो कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसे जरा बराबर ये कहा जा सके कि वो एहतसाब का इदारा है या वो गैर जानबदारों के काम करता है। उसकी जानबदारी बिल्कुल सारी दुनिया को मालूम है। और इस तरह के लफ्जों से वो देखिए, अल्लामा इकबाल ने बड़े कमाल बात कही थी, अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वास को मतलब है सदफ से के गौहर से। अगर आप काम करेंगे ना तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, लोगों को नजर आएगा। अब ये जो आप इश्तिहारी मुहिम चलाएंगे उसके जरिए भी पैसे कुछ लोगों को आप नवाजेंगे और इसी तरह प्रोसिक्यूटर्स के जरिए मुख्तलिफ कामों के जरिए आप पैसे बांटते हैं लोगों को। तो ये आपके जो एम्बेसडर का काम है ये इस तरह नहीं होता। आपका काम आपका एम्बेसडर मेहमानों की जानिब एक सवाल थ्रो करते हैं, जैसे सियासी रहनुमा भी कह रहे हैं नैब के इदारे को बंद हो जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें रिफॉर्म्स लानी जरूरी है। आपके नजदीक बंद हो जाना चाहिए या रिफॉर्म्स जरूरी है? मुख्तसरन नजदीक नैब का इदारा आज सरे नौ इसकी तश्कील होनी चाहिए, ठीक, और यानी इसका हेड जो बने उसके लिए भी एक तरीकेकार तय होना चाहिए और उसके बाद उसके पैरामीटर्स और उसका फ्रेमवर्क जो है वो भी आज सरे नौ तरतीब पाना चाहिए। ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, नैब के इदारे को बंद होना चाहिए, जैसे आप कह रहे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी ज़रूरी है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है। नैब को प्रोफेशनल इदारा क्या बनाया जा सकता है विदाउट सियासी इंजीनियरिंग? बनाया जा सकता है। अगर नैब को आप पॉलिटिकल अपना खुद मुख्तारी दे के उनके अपने जो रूल्स हैं वो ऐसे डिवाइस करें कि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट और किसी डिक्टेशन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो कौन सी ऐसी कदगन है। लेकिन बात यह है, सोचने की बस सिर्फ छोटी सी बात यह है कि क्या ये बिल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि आजकल जो चीज़ें आप देख रही हैं उससे तो ये लगता है कि जो बंदा करप्शन करेगा वो टॉप पे पहुंचेगा, जो आदमी ऑनेस्टी से काम करेगा वो कहीं आपको किसी फील्ड में नजर नहीं आएगा। जब ये इम्प्रेशन है तो फिर आप नैब जो है वो जिस वक्त तक वो स्ट्रांग नहीं होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी, उस वक्त तो यही चीज़ें होती रहेंगी, जो लोग खाते रहेंगे वो निकलते रहेंगे। 50 करोड़ तक आप खा लें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। 50 करोड़ आज भी बहुत बड़ी अमाउंट। बिल्कुल सर, वजह फरमाया आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। मुज़ाहिर सईद साहब, इन डिटेल आपसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे, नैब के इदारे को बंद हो जाना चाहिए, जैसे कि कुछ सियासी रहनुमा ये डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि नैब को बहुत लिमिटाइज कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, या फिर रिफॉर्म्स हर हाल में ज़रूरी है? देखिए, साफ सुथरी बात है कि इसका रिफॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। इसकी जो है ना सर नौ जो है तब्दीली होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर जो है वो तरीके से बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बनाने के बाद भी आप ये देखें ना, मातहत किसके होगा, कानून कौन बनाएगा? कानून असेंबली में बनेगा, सेनेट में जाएगा, यहाँ से अप्रूव होगा, तो बनाने वाले वही लोग होंगे। तो इसका या तो कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि वो इन सियासतदानों से हटके बनाया जाए, कि ऐसा इदारा बनाया जाए जो किसी और को, सिक्योरिटी अफसर को, सिक्योरिटी इदारों को जो रिपोर्ट करे, असेंबली से बने। नहीं, अब ये पॉसिबल है या नहीं, इसको तो देखना पड़ेगा, कोई कानून बनाना पड़ेगा इसके लिए। अदर देन मेरे ख्याल में कि अगर सियासतदानी इसको असेंबली में अप्रूव करवाएंगे तो फिर सियासतदानों के नक्शे कदम पे ही चलता रहेगा ये इदारा।
ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। ज़रा इस बुनियादी सवाल के हवाले से हम पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि चेयरमैन नैब कह रहे हैं, नैब का सुस्त रवि का तासुर जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है। क्या सुस्त रवि की वजह सिर्फ रिस्पोंडेंट्स का या मुल्जिमान का ताकतवर होना है? 80% को ऐसा ही लगता है, जबकि 20% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। उनके वकील ने जो इंकशाफात किए हैं यकीनन वो दिल दहलाने वाले हैं। क्यों हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए डिमांड नहीं कर पा रही है, क्या हर्डल्स हैं, क्या वजूहात हैं, उन पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने जो इंकशाफात किए हैं इंटरव्यू के दौरान, उनको हम मेंशन करते हैं, फिर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने कहा कि आफिया सिद्दीकी जेल के कैदियों के हाथों अनगिनत बार जिनसी हरासानी का निशाना बनी है। उन्होंने ये बात मेंशन करते हुए ये भी कहा है कि मैं एक अमरीकी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि जो सलूक जेल की इंतज़ामिया की जानिब से डॉक्टर आफिया के साथ किया गया, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। मैंने आफिया के साथ होने वाली बदसलूकी के हवाले से रिपोर्ट भी जमा कराई है। क्यों रिपोर्ट जमा कराने के बावजूद इस बारे में कोई बात नहीं हो पाती है या ये मामला हल नहीं हो पाता है? हुकूमत पाकिस्तान इसमें क्या एक्शन ले सकती है? क्या हम इन नए इंकशाफात की बिना पर आलमी जो है वो इदारों से सवाल कर सकते हैं डॉक्टर आफिया की रिहाई के? और अगर रिहाई की बात नहीं करते तो एटलीस्ट ये जो गैर इंसानी सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है उस पर तो गुफ्तगू की जा सकती है। जितने इंसानी हुकूक के अलमबरदार तंजीमें हैं उनकी जानिब से तो एक रिक्वेस्ट की जा सकती है कि एटलीस्ट उनके साथ कैदियों जैसा सलूक तो करें। उन्होंने मजीद जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील हैं ये भी बताया कि इस वक्त अमरीका की जेलों में 10,250 ख़वातीन कैदी हैं। इन तमाम ख़वातीन में से जिस खातून के साथ सबसे ज़्यादा बदसलूकी की जाती है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं। यकीनन ये बात बहुत अफसोसनाक है। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन ले लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये जो नए इंकशाफात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील की जानिब से किए गए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि एक अमरीकी होने की हैसियत से मैं ये दावा कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि जो सलूक जेल की इंतज़ामिया की जानिब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ किया जा रहा है उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। सर, इसके बाद कौन सी वजाहत रह जाती है जो इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि एटलीस्ट कैदियों जैसा सलूक तो किया जाए? या गैर इंसानी सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? देखें, वो कहते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी के वफात। इस वक्त आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक के पाकिस्तान से है, इस वजह से उसका कोई ताने हाल नहीं। आपको याद होगा कि ब्राज़ील का एक शख्स, एक कैदी, बरतानिया की हुकूमत के किसी अमल की वजह से, उन्होंने वो बात उन्होंने कहा जी शक की वजह से आपने टेररिस्ट समझा, वो मारा गया था। उसके लिए पूरी कौम मुत्तहिद थी और उन्होंने उस वक्त तक छोड़ा नहीं बरतानिया को जब तक के घर वालों ने उससे मुआवजा नहीं दे दिया, उसे माफ नहीं कर दिया, प्रॉपर्टी कंपनसेट नहीं वो हो गए। हमारे यहाँ ये है कि हमारे हुकूमतें तो ये दरियूजा घर हैं उनके, यानी इनके नजदीक तो वहाँ आप अगर कोई अमरीकी जो है का मामूली ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी तरह का बंदा भी इनसे हंस के बोल ले, इनसे हाथ मिला ले तो ये उसके साथ सेल्फियां बनवाते हैं। यानी शर्म जो है, गैरत जो कौमी है अगर हो तो हमारे लिए ये डूब मरने का मुकाम है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि अमरीकी जो है वो उनका ह्यूमन राइट्स वाली सारी गुफ्तगू जो है वो उनके अपने मुल्क के लिए है, वरना दूसरे मुल्कों के लिए आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि वो ना किसी कानून की पासदारी करते हैं, ना उनके नजदीक की ह्यूमन वैल्यूज हैं, किसी तरह की कोई वैल्यूज नहीं है। वो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। पनामा के प्रेसिडेंट मैनुअल नोरिएगा की मिसाल सबके सामने रहनी चाहिए कि जब उनके साथ कोई वायदा नहीं था, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका वहां से उठा के ले आया पनामा से मैनुअल नोरिएगा को, और सुप्रीम कोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स की है वहां ये इतराज किया गया कि ये तो हमारा उनके साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है अमेरिका का पनामा के साथ, तो किस तरह इसे आप उसके शहरी को ले आ सकते हैं। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था
वो अपने मुल्की मुफाद के मातहत लिया था, इंसाफ पे अपनी फैसला नहीं था। नहीं और था। उन्होंने कहा था जी कि हमें हक हासिल है कि अमेरिका अपने मुल्जिमों को पकड़ने के लिए जहां चाहे किसी मुल्क के अंदर भी जा सकता है और ला सकता है। तो सर, जिस इसलिए तरह से अभी हम अमेरिका से कानूनी बात तकाजों करने की के बात कर रहे थे, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या हम जो है वो इन नए इंकशाफात पर की बिना पर पाकिस्तानी हुकूमत आलमी अदालत से रुजू कर सकती है? कानून इस हवाले से क्या रहनुमाई फराहम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बैनुल अक़वामी ट्राइब्यूनल भी बने हुए हैं, आलमी अदालत इंसाफ भी इन्हीं चीजों के लिए है। हमारे यहाँ अगर बिल हो और अगर जज्बा हो, सबसे पहले तो अमरीकी हुकूमत से हमारी वजारत खारजा को एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल। वजीर आजम की सतह पे एहतजाज होना चाहिए, फॉरेन ऑफिस की सतह पे एहतजाज होना चाहिए। और फिर उसके बाद आती है ह्यूमन राइट्स की तंजीमों की, तो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती जितनी अहमियत गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट हो एहतजाज करे, अपना मुकर्रर करे अपनी तरफ से कमीशन, जो जाके अमरीकी हुकूमत से बात करके आफिया सिद्दीकी से बाकायदा मुलाकात करे और उनका ओपनली जो उनके इश्यूज हैं, जो उनके साथ जातियां हुई हैं, उनका बाकायदा नोटिस देके उनके मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करे। लेकिन ऐसा तब मुमकिन है कि जब आपकी हुकूमत जो है वो अमरीकी इन्फ्लुएंस से बाहर होगी। अगर वो हर वक्त आपको पता है, जो अभी आ रहे हैं, जो लाडले बने हुए हैं, वो कहते हैं कि beggars are not choosers, यानी जब वो बेगर्स बन के जाते हैं तो वहाँ क्या करेंगे, और उन्हें भी मालूम है कि इनकी यही हैसियत है, बेगर्स वाली। जिस तरह से आप बात करें कि पाकिस्तानी हुकूमत ये एक्शन तब ले सकती है जब वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर रहेगी, ब्रिगेडियर साहब क्या ऐड करना चाहेंगे सर? क्यों पाकिस्तानी हुकूमत ये डिमांड नहीं कर पा रही, जब लॉ भी परमिट कर रहा है, लॉ परमिशन दे रहा है कि वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए रुजू कर सकते हैं पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो आलमी अदालत से, तो फिर बैरियर कहाँ है, कौन हर्डल साबित हो रहा है? हर्डल कोई नहीं है। कल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि गजा में इजराइल जो कर रहा है वो वॉर क्राइम्स हैं, और वॉर क्राइम्स के तहत उस पर नस्ल कशी का मुकदमा होना चाहिए। इंडिया ने पैलेट गन इस्तेमाल की थी कश्मीर में, वो वॉर क्राइम था। अब इजराइल जो कुछ कर रहा है वो वॉर क्राइम के ज़मरे में आता है, फॉस्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने इराक की अबू गरीब जेल में जिस तरह इराकियों को मारा और इराकी औरतों की बेहुरमती की, वो आपके सामने। इंडिया ने पौशपुरा में 100 औरतों को एक लाइन में खड़े करके, उनकी एक यूनिट थी, 4 राजपूताना राइफल, उन्होंने एक लाइन में खड़े होकर उन औरतों को उनके बच्चों के सामने और बड़े लोगों के सामने उनकी आबरूरेजी की, वो ऑन रिकॉर्ड है। इसी तरह जो कुछ आज गजा में जो बाइडन जो कुछ कर रहा है, और जिस तरह हेराट्स कहता है दुनिया का कि दुनिया गजा में सिर्फ 2 लोग फैसले कर रहे हैं, एक नेतन्याहू मसलोनी है और दूसरा जो बाइडन है जो हिटलर की पॉलिसीज पर लगा हुआ है। तो मेरा कहने का क्रक्स ये है कि जब आपकी नज़रों के सामने 16,000 लोगों को वैश्यानिया बर्बरियत के जरिए मार दिया गया है और अमेरिकन आर्मी और अमेरिका डिफेंस सेक्रेटरी वो एक जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी इज अ पुअर सिंगल सोल। अमेरिका में तो अमेरिकन आर्मी के अंदर जो औरतें हैं वो ये कंप्लेंट लेके आती है कि हमारे साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। उनके बहुत सारे मुकदमे हैं कोर्ट्स में। आफिया सिद्दीकी बेचारी जिस तरह पड़ी हुई है, ये आज की बात तो नहीं है, ये तो उस वक्त की बात है जिस वक्त से आफिया सिद्दीकी जेल में। और पता है कि इंडियन आर्मी जो अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो औरतों के साथ, वो तो जिनसी दरिंदे हैं। उनकी जेलों में जो लोग होते हैं वो जिनसी भेड़िए हैं। उन्होंने तो अपनी औरतों को नहीं माफ। तो आफिया सिद्दीकी तो वो अब पाकिस्तान को ये आज तो नहीं पता चला ना, आई एम सॉरी टू से। पाकिस्तान को तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी पता था, पाकिस्तान को तो ये पहले दौर में भी पता था। आज तक किसी ने आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठाई हो? एक दफा उनकी सिस्टर उनको मिलने गई थी, या यहाँ से एक वकील ट्रांसफर। तो हमारी कोई विल हो, यहाँ पे रेमंड डेविस आया, उसने लोगों को मारा, 3 लोगों को मार दिया लाहौर की सड़कों पे, हमने उसे जहाज में बिठा के वापस सर हमारे पास सबूत भी मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी, उसके बावजूद हमने प्रोटोकॉल लिया। हमारी हुकूमत के पास कौन सी स्ट्रेंथ है कि वो इन मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाए, या उनके अंदर विल भी हो? चलो वो अमेरिका मजबूत है कोई बात, लेकिन एक विल तो नजर आनी चाहिए ना मुख्तलिफ हुकूमतों की कि वो बार बार फॉरेन पॉलिसी लेवल पे इस चीज को अलाइव तो रखें। आफिया सिद्दीकी का नाम तो लेते रहे, अमेरिका ने बात तो नहीं मारनी हमारी, क्योंकि वो तो है ताकत के नशे में चूर है। उनका तो ये फिलॉसफी है कि जब आपने किसी मुल्क से बात मनवानी है, चाइना जो है वो किसी मुल्क से बात मनवानी हो तो वो इकोनॉमिक मदद करता है, उनकी इकोनॉमिक वो इंटीग्रेशन लेके आता है, प्रोजेक्ट
अमेरिका ने जब बात बनानी होती है वो कनपट्टी पे गन रखता है और कहता है कि हमारी बात मानो फॉरेन पॉलिसी की, नहीं तो आपको उड़ा देंगे। सर, आप इस पाकिस्तान में बात से रजीम एग्री चेंज करते हुआ हैं कि था आफिया सिद्दीकी के वकील खुद ये बात कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हुकूमत की नाकामी है कि वो आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं लेकर गए? बिल्कुल सही बात है ना, मैंने तो आपसे बताया मुख्तलिफ अदवार से हम। आफिया सिद्दीकी एक बेचारी औरत है, इंडिया की जेल में बेतहाशा कश्मीरी पड़े हुए हैं, उसका कभी मुकदमा नहीं गया। यहाँ तो वो हुआ कि पाकिस्तान का एक जहाज शूट कर दिया था अमेरिका ने, वहाँ पे अपना इंडिया ने अपना कराची से आगे, तो वहाँ हमने कहा कि हम उसका बदला लेते हैं, तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लेके जाएंगे। जब इंटरनेशनल कोर्ट में लेके, उन्होंने कहा जी हमारे तो ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप जाएं वापस। उसमें 11 नेवी के अफसरान थे जो बेचारे शहीद हो गए थे। तो बात यह है कि यहाँ पे तो अपने लोगों के साथ जो कुछ होता है, तो आफिया सिद्दीकी तो अमेरिकन की जेल में है, तो अमेरिकन की तो ये आदत है। आपने जो कुछ उन्होंने लिबिया में किया, जो सीरिया में कर रहे हैं, जो इराक में उन्होंने किया, जो अफगानिस्तान में एक अमेरिकन आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन है JSOC, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड, वो उसने जो अफगानियों को अगवा कर करके पूरी फैमिली, वो रात को हेलीकॉप्टर लेके थे, उनकी टीम जो होती थी जाती थी गाँव से, फैमिलीज को उठा लाते थे, शादी हो रही होती थी वहां पे जाके बम मार आते थे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वॉर क्राइम नहीं। एक इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट था, वो एक केस दे के अमेरिकन आर्मी की इसी जाति का अमेरिका की कोर्ट में गया था, अमेरिकन कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। उसने एक किताब लिखी थी डर्टी वॉर के नाम से। तो बात यह है कि जब, क्योंकि अमेरिका की ताकत है इतनी, अमेरिका के सामने कोई वो नहीं उठाता। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका की इतनी ताकत है या अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात आरिफ चौधरी साहब भी कर रहे थे, जरा मुजाहिर सईद साहब की जानिब बढ़ना चाहेंगे, उनसे ये डिस्कस करेंगे। मुजाहिर सईद साहब, इतना पावरफुल क्यों हमें अमेरिका नजर आता है? ये किसी टेरिटरी की बात नहीं हो रही, किसी स्टेट को जो है वो छुड़ाने की बात नहीं हो रही, ये लाखों लोगों को जो है रिहाई दिलवाने की बात नहीं हो रही, ये एक निहत्ती खातून के हवाले से बात हो रही है जिसके साथ बदसलूकी की जा रही है, अनगिनत बार उसे जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। ये इंकशाफ हम नहीं कर रहे, ये अमेरिकन सिटीजन कर रहे हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील कर रहे हैं। एक निहत्ती खातून को पाकिस्तानी हुकूमत क्यों नहीं रिहाई दिलवा पा रही? जी बिल्कुल, देखें 27 जनवरी 2011 का वाक़या जो है वो आरिफ साहब ने कोट किया रेमंड डेविस का, मजंग सड़क पे लाहौर पे जो है वो 2 लोगों को 3 लोगों को मतलब दरिंदगी से मारा इसने, रेमंड डेविस ने, और ये चला गया। अभी सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं है, अमेरिकन नेशनल था, ये यहाँ से चला गया। अब देखें 3 मार्च 2016 को जो है हमने रॉ पे एक बहुत बड़ा एजेंट पकड़ा। एजेंट क्या, नेवी अफसर था, कुलभूषण यादव। हमने हमारे सिक्योरिटी इदारों ने पढ़ के दिया। अब ये बताएं आलमी अदालत में हम वहाँ खड़े में, जहाँ पर हम बिल्कुल परफेक्ट खड़े में कि हमारी टेरिटरी के अंदर एक बंदा घुसता है और हमारे लोगों के इल्ज़ाम वो एक्सेप्ट करता है कि ये धमाके मैंने कराया, ये मैंने कराया, ये मैंने कराया। उसके बाद वो यहाँ से आलमी अदालतों में इस लेवल पे फाइट कर रहा है इंडिया कि ऐसा लग रहा है कि वो मजलूम है और हम मुजरिम नजर आ रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देखिए जेफर स्कॉट 6 मैन नाम का एक बंदा था जो कि अमेरिकन सिटीजन था, लेकिन इतालवी नेशनलिटी उसके पास मौजूद थी। वो यहाँ पर काम करे गया। फिदा हुसैन जांवरी यहाँ का SSP था जो उसको बगैर एनओसी के पूरे बलूचिस्तान के चक्कर करवाता रहा। वो भी जब पता चला कि मामला हुए तो गवर्नमेंट ने उसको भी छोड़ दिया, वो भी यहाँ से चला गया। तो देखिए हम कमजोर हैं, हम गुलाम हैं, चाहे हमारी हुकूमत हो। चले 2008 तक तो मुशर्रफ साहब थे ना, कि मुशर्रफ साहब पे ये इल्ज़ाम होता है कि वो नहीं लड़ सके, सही नहीं कर सके। जिस टाइम पे उनको मुल्क मिला था ना, ये मुल्क बहुत बुरी हालत में, सबको पता ही है। लेकिन 2008 के बाद कौन आया? जरदारी साहब आए। उसके बाद 13 से 18 में कौन आया? नवाज शरीफ आए। आप मुझे बताया ना, इनमें से कितने लोगों ने आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज बुलंद करी? अगर मैं माजरत के साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम लूं तो किसी हद तक उनके बयानात में नजर आया था कि आफिया सिद्दीकी की तरफ वो कहीं जा रहे हैं बयानात, लेकिन यहाँ तो बयानात की तरफ भी कोई नहीं आया। 2008 से लेके आप 2018 तक देख लें, इसमें कितने लोग आ गए? कोई अमली इकदाम नहीं हमें नजर आया था। सर ये लोग जो हैं, ये मुशर्रफ साहब को बदनाम किया कि बाउंटीज, उनकी किताब में एक वर्ड लिख दिया, उसकी तशरीह बड़ी अच्छी उन्होंने खुद की थी, मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन मैं बड़े वसूल से कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितनी ज्यादातर NGOs हैं, हम सब अमेरिका के गुलाम हैं। 2008 से लेकर 2018 तक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी, उन्होंने आफिया सिद्दीकी को बहुत अच्छे से कैश करवाया। एक तरफ ये बात माने कि चलें आफिया सिद्दीकी ने जुर्म किया, चलें मान लिया किया, तो कानून क्या कहता है कि दूसरा मुल्क उसको सजा देगा? भाई आफिया सिद्दीकी को हमारे कानून के हिसाब से हम सजा देंगे, आप कौन होते हैं वहां रखने वाले? तो हमारी खारजा पॉलिसी बहुत कमजोर, हमारे सर मेरी तो ये गुजारिश है कि एटलीस्ट इतना लिमिटाइज कर दें कि कैदियों जैसा सलूक करें, ये जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है एटलीस्ट इसको तो खत्म करवा दें।
जी बिल्कुल, देखिए जब तक इन सियासतदानों के दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी कि हम अमेरिका की जो हिकमत अमली के बगैर, की हिमायत के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकते, तब तक आप भूल जाएं कि ये आफिया सिद्दीकी क्या और भी कितने वाकयात यहाँ होते रहेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। आज बयान देंगे, कल मामला खत्म हो गया, कोई ना कोई डील करके आ जाएंगे। तो इतनी हिम्मत नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, और तमाम तर जो लोग हैं हमारे माजरत के साथ, हम अमेरिका से बहुत डरते हैं। बस बात दरअसल ये। तो सर क्या फ़ायदा हुआ हमारी एटमी ताकत बनने का? हम इतना पावरफुल होकर दुनिया के सामने पेश होते हैं, हम माशी मुस्तहकम कर देंगे, मईशत को ये कर देंगे, हम मुल्क के हालात बदल देंगे, हम नौजवानों का मुस्तकबिल बदल देंगे। हमसे तो एक खातून के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना, हम कैसे आवाज़ उठाएं, आपके सामने ना। देखें 2008 से तो जमहूरियत है ना इस मुल्क में। क्या कर लिया जमहूरियत ने? जमहूरियत तो खामोश बैठी हुई है। मुझे पता ना मियाँ साहब ने क्या किया, जरदारी साहब ने क्या किया, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर बने, इन लोगों ने क्या किया, शाह महमूद कुरैशी भी वजीर उस टाइम मतलब खारजा बने, इन्होंने क्या आफिया सिद्दीकी के लिए किया? बिल्कुल उनकी बहन जाके उनसे जरूर मिल के आ गई। अमेरिका में जो वकील हैं वो उनके लिए कुछ कर सके, लेकिन माजरत के साथ हमारी किसी भी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी के लिए कोई खातिर ख्वाह जो है इकदाम नहीं किया, उनके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम था कि वो तमाम तर चीज़ें हैंड ओवर करते रहे, लेकिन आलमी अदालत में ले जाना ये हमारा पॉलिटिकल इशू है। हमारे सब चीजों को साइडलाइन करते हुए ये नए इंकशाफात जो आफिया सिद्दीकी के वकील कर रहे हैं, इन पर मबनी क्या आपको लगता है अब पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो आलमी अदालत से रुजू करेगी? नहीं 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 नहीं, कोई अमेरिका का मामला है, पाकिस्तान में कोई भी नहीं करेगी। कोई हमारे सियासी हुकूमत, कोई आलमी अदालत, ये आलमी अदालत में कलभूषण के सामने कमजोर नजर आ रहे हैं। तो आप ये सोचें ना, जिसके शवाहिद इनके पास मौजूद हैं, जो इतराफ कर रहा है, जो शहर कायद में, बलूचिस्तान में, लाहौर में, पेशावर में बता रहा है कि मैंने यहाँ ब्लास्ट करवाए, सब बता रहा है, शवाहिद दे रहा है, वो उस पर सही तरह नहीं लड़ पा रहे। तो ये आफिया सिद्दीकी पे क्या लड़ेंगे जो कि अमेरिका की कैद में? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, बदतरीन दुश्मन इंडिया है, उसके खिलाफ नहीं खड़े हो पा रहे ये लोग। वन लाइन में मैं यही जानना चाहूंगी कि इन इंकशाफात के बाद क्या पाकिस्तानी हुकूमत ये डिमांड करेगी कि एटलीस्ट कैदियों जैसे ही सलूक किया जाए, गैर इंसानी सलूक ना किया जाए? बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक हो गया सर, आपका जवाब आ गया। ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाहेंगे? हम अफगान मुजाहिदीन को, अफगान इलीगल डिपोर्ट को जो रह रहे हैं उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। वो प्रोसेस शुरू हुआ है। 25,000 लोग कहते हैं अमेरिका के हमने यहाँ रखे हैं, जिनको हमने लेके जाना है। उसके लिए सिर्फ कोई 25 C-130 चाहिए। अब अमेरिका के 3 लोग आ रहे हैं अगले एक हफ्ते में पाकिस्तान को ये मजबूर करने के लिए कि आप अफगानियों को डिपोर्ट ना करें, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी को सूट करते हैं। सर यहाँ सवाल निशान सफारतकारी पे भी आता है। तो अब आप बताइए ना कि सफारतकारी ही के जरिए आपने आवाज उठानी है ना। बिल्कुल, आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठेगी सफारतकारी के जरिए, और उसके अंदर आपको ये कहना पड़ेगा कि अमेरिकन जेल में एक औरत कैद है जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान के ताल्लुक थी, और जिसके ऊपर मुकदमा जो है फैब्रिकेट किया गया। उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। उसने कोई, उसकी तो बॉडी ऐसी बेचारी की नहीं है कि वो कोई गन उठा के किसी सिपाही के ऊपर फायर कर सके। आपने देखा वो कितनी थिन एंड लीन है। वो एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट खातून है जिसको अमेरिकन ने तबाह कर, और अमेरिकन की ये पॉलिसीज है कि हर रिच माइंड को तबाह करके रहो जो मुसलमानों के अंदर। बिल्कुल सर, वजह फरमाया आपने। हम पब्लिक पोल को डिस्कस करने जल्दी से क्लोजिंग की जानिब बढ़ना कि नए इंकशाफात के बाद पाकिस्तानी हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आलमी अदालत से रुजू करना चाहिए। 83% यही डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को रुजू करना चाहिए आलमी अदालत से, जबकि 17% ऐसा नहीं मानते। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह के बाद।